Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandrkesh. I did my undergraduation from the Banaras Hindu University, Varanasi, and currently pursuing my masters in IARI New Delhi. हम आप लोगों के लिए नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव यूजफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे 1 बाय 1 आपको सारे लेक्चर मिलते जाएं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को इसके कुछ और 2-3 नाम हैं, आप लोग जान लीजिए। न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ सेल बोला जाता है। कंट्रोलर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोला जाता है। इसको डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं और इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। तो न्यूक्लियस के 3 नाम हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है हेरिडिटी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। ये सारी चीजों को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं। साथ में इसको डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? पूरी सेल को डायरेक्ट करता है। कोई भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल है, किसको क्या बनाना है, किसको कौन सा एंजाइम बनाना है, प्रोटीन बनाना है, सिक्रीशन होना है या नहीं होना है सेल के अंदर से, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या काम करना है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं काम कर रहा है तो उसका क्या करना है, ये सारी चीजों को कौन मेंटेन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही जब कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं काम करता है तो उसको लाइसोसोम को मैसेज देता है, सिग्नल देता है कि आप ये सेल ऑर्गेनेल जो है वो काम करना बंद कर दिया है, आप इसको खत्म कर दीजिए। तो न्यूक्लियस का मेन काम है पूरी सेल की निगरानी करना, ध्यान रखना कि कौन सेल ऑर्गेनेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किससे क्या करवाना है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी पूरी सेल का क्या है? ब्रेन है ये। तो ये आप लोग याद रखिएगा। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, कंट्रोल हेरिडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। हेरिडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी का मतलब ये होता है जो आप में और आपके पेरेंट्स में सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड इट्स प्रोजनी, कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है। ग्रोथ, हम लोग के सेल में क्या होता है? डिवीजन होता है। तभी तो हम क्या थे? 2.5 किलो के पैदा हुए थे, ठीक है, 50 किलो के हो गए, 60 किलो के हो गए। तो ये क्या है? ग्रोथ हो रहा है हमारे बॉडी का। तो ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। सेल डिवीजन में मेन काम किसका है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का सबसे पहले डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। इसलिए हमारी सेल में ग्रोथ के लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? न्यूक्लियस की। और मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में न्यूक्लियस का मेन रोल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमारी बॉडी में किसी भी कंपोनेंट का ब्रेकडाउन होना है या कोई नया कंपोनेंट बनना है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? न्यूक्लियस। ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। आप लोग को मेटाबॉलिज्म का मतलब पता होगा कि मेटाबॉलिज्म जो है ये 2 प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ लीजिए, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होना वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। और कोई भी चीज का जो होना, फॉर्मेशन होना, वो आपका एनाबॉलिज्म कहलाएगा। फॉर्मेशन हमारा। और न्यूक्लियस की स्टडी को हम लोग कहते हैं कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करने वाले थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। 2 साइंटिस्ट है, एक रॉबर्ट हुक है और एक रॉबर्ट ब्राउन है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट हुक जो हैं उन्होंने सेल की डिस्कवरी किया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम
एक्चुअली उन्होंने सेल वॉल की डिस्कवरी किया था, और जो रॉबर्ट ब्राउन साहब है इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया। तो आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा कुछ जो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसको ई न्यूक्लिएट कहते हैं। जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो उसको ई न्यूक्लिएट कहते हैं। किसमें किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता ये चीज याद रखिएगा। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जितनी भी आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी को ई न्यूक्लिएट कहते हैं, विदाउट न्यूक्लियस। एक्सेप्ट सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, सिर्फ लेमा के अंदर एंड कैमल के अंदर। ठीक है, कैमल और लेमा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा, और उसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं उनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आरबीसी क्या है? एक प्रकार का ई न्यूक्लिएट सेल है। न्यूक्लियस कहाँ नहीं पाया जाता? तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स में नहीं पाया जाता। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्लांट सेल के अंदर फूड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लोएम की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वाटर एंड मिनरल्स जाइलम्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सीव2 एलिमेंट क्या है? एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल है फ्लोएम की, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो ये क्या है कि कहाँ पाई जाएगी? सीव2 एलिमेंट्स ये फ्लोएम्स के अंदर पाई जाती है, ये फ्लोएम में पाई जाएगी। एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल है और हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ सेल ऐसी होती हैं जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं या 2 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं टेप्टम। टेप्टम जो है ये बाई न्यूक्लिएट होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, और कई बार मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है। मल्टी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट होता है। टेप्टम कहाँ पाया जाएगा? ये एक प्रकार की इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। एंथर के अंदर की इनर मोस्ट लेयर होती। आप लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़े होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि एंथर होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। तो जहां पॉलन ग्रेन बन रहा होगा वहां पे जो इनर मोस्ट लेयर होगी एंथर के अंदर, तो वो जो लेयर होती है वो टेप्टम उसको कहते हैं। और टेप्टम जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड या बाई न्यूक्लिएटेड होती है। टेप्टम का काम क्या होता है? टेप्टम का काम होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना। टेप्टम क्या करता है? जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या करेगा टेप्टम? वहां पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। टेप्टम सप्लाई न्यूट्रिएंट और एंजाइम required for माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के दौरान जो भी एंजाइम्स चाहिए होंगी, न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, जिस प्रकार का भी सपोर्ट चाहिए होता है वो टेप्टम प्रोवाइड कराता है। तो टेप्टम जो होता है बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट होता है। आप लोग याद रखिएगा। न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी कहते हैं। और न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाएगा? तो आरबीसीज के अंदर और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस का काम होता है हेरिडिटी को कंट्रोल करना, ग्रोथ को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है।
इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होगा फ्लूइड, और इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। कुछ इस प्रकार से इसमें पोर पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पोर पाए जाएंगे, यहाँ पे पोर पाए जाते हैं। हो गया। तो ये हो गया सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है, तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भरा होता है फ्लूइड उसको साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर। ये देखिए, ये न्यूक्लियस के बाहर वाली लेयर है, इट इज ए आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और आउटर के अंदर जस्ट दूसरी वाली लेयर होगी, और दूसरी वाली लेयर के बीच में एक और स्पेस छोटा सा पाया जाता है, उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसके अंदर में क्या होगा, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर में न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसके आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, बीच में जो खाली स्पेस होगा उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और अंदर में जो सबसे अंदर में मेम्ब्रेन होगी उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके बीच देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बीच बीच में कुछ छेद जैसे पाए जाते हैं, इन छेदों को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। इन छेदों को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और इन सब को मिला के न्यूक्लियर एनवलप बोला जाता है। इनको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, सबको मिला के न्यूक्लियर एनवलप बोला जाता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दो, या आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो या न्यूक्लियर एनवलप बोलो, दोनों मतलब सेम ही होता है। इसको कैरियोथिका भी बोला जाता है। तो ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर क्या करेगा, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन बोथ डायरेक्शन। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, इन दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट जो होता है किसी भी मटेरियल का, वो न्यूक्लियर पोर की मदद से होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यह न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से क्रोमेटिन फाइबर भरा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होता है या क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। तो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होगा कब, इंटरफेज में। सेल डिवीजन के दौरान दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है, एक मेटाफेज होता है, जो एम फेज बोला जाता है। तो एम फेज में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। और इंटरफेज में क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन फाइबर एंड आपका जो क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसके अंदर जो भरा होगा वो क्या होगा, वो जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल जो है ये इंटरफेज में किस फॉर्म में पाया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में पाया जाता है। इसमें क्रोमेटिन फाइबर होते हैं।
और ये क्रोमेटिन फाइबर जो है किससे बना होता है? डीएनए से, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन, और आरएनए भी होता है सम अमाउंट में, ठीक है। डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन में कौन सा होगा? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन बोला जाता है, इसलिए इसको नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन बोला जाता है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से कुछ हिस्टोन बीच बीच में पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के ऐसे गोले गोले से। ऐसे फाइबर क्या है? ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एक प्रकार का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक, धागे नुमा, ठीक है। धागे नुमा एक धागा होता है हमारा डीएनए का और प्रोटीन का, उसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमैटिन की डिस्कवरी जो करने वाले साइंटिस्ट है उनका नाम था फ्लेमिंग। क्रोमैटिन फाइबर की डिस्कवरी किया था फ्लेमिंग साहब ने, याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्रोमैटिन को स्टेन कैसे किया जाता है? बेसिक डाई से। क्रोमैटिन फाइबर स्टेन बाय द बेसिक डाई, बेसिक डाई से इसको स्टेन किया जाता है। कौन कौन सा बेसिक डाई है? एसिटो कार्मिन एंड फल्जन स्टेन, एसिटोकार्मिन एंड फल्जन स्टेन, दो प्रकार के बेसिक डाई हैं जिनसे क्रोमैटिन फाइबर को स्टेन किया जाता है। स्टेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन को अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, कौन सा कलर डालेंगे तो आपको क्रोमैटिन फाइबर दिखेगा। तो क्या करते हैं, एसिटोकार्मिन या फल्जन स्ट्रेन उसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर डालते हैं और फिर उसके अंदर का क्रोमैटिन क्या करता है, इस स्ट्रेन को सोख लेता है और सोखने के बाद वो कलर दे देता है। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, देखते हैं, कहते हैं हाँ यही है हमारा क्रोमैटिन फाइबर। तो इस प्रकार से बात करें तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में भी हो सकता है, क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में भी हो सकता है। क्रोमोसोम के फॉर्म में जब होगा जब मेटाफेज में सेल जा रही होगी डिवीजन करने के लिए, और क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में इंटरफेज में और नॉर्मल स्टेज में रहता है। तो क्रोमैटिन फाइबर जो है ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन का नेटवर्क है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस हमारा डीएनए से बना हुआ है, इसीलिए इसको न्यूक्लियो प्रोटीन का फाइबर बोला जाता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का फाइबर। इसकी जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे वो हमारे फ्लेमिंग साहब थे, और इसको बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है, ये चीज याद रखना है। मैट्रिक्स, जेनेटिक मटेरियल के अलावा जो खाली जगह होगी उसमें कुछ फ्लूइड भरा होगा उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, तो न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। और ये कैसा होता है, डेंस होता है। ये कैसा होगा, डेंस होगा, और ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो ये कैसा होगा, डेंस होगा, और कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस की पेरीफेरी रीजन में, ये पेरीफेरी रीजन में पाया जाता है, न्यूक्लियस के पेरीफेरी रीजन में पाया जाएगा। एक फ्लूइड ये होता है, एक फ्लूइड इसमें भरा होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, या हम इसको कैरियोप्लाज्म बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म भी बोला जाता है, या कैरियो लिम्फ भी बोला जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है फ्लूइड दो प्रकार के होंगे, एक तो गाढ़ा होगा जो डेंस होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म या कैरियो लिम्फ बोलते हैं। जेल लाइक होता है, जस्ट जेल लाइक, एक प्रकार का जेल लाइक होता है।
तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स में फ्लूइड भरा होता है। जो डेंस फ्लूइड होगा उसको न्यूक्लियर लेमिना कहेंगे, जो ट्रांसपेरेंट होगा उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ बोलते हैं। फ्लूइड के अंदर, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स, इसके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम स्टोर होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई पाई जाती हैं इसके अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आरएनए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। एक न्यूक्लियस में एक छोटा सा और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, या इसको लिटिल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, लिटिल न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस, लिटिल न्यूक्लियस, या इसको राइबोसोम, राइबोसोम फैक्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि राइबोसोम को क्या करता है? बनाता है। इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोला जाता है। ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है, इसमें 85% प्रोटीन होता है, 85% इसमें प्रोटीन होगा, 10% इसमें डीएनए होता है और 5% इसमें आरएनए पाया जाता है। मीन्स डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का एक गोला है, ठीक है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का गोला होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मेंटेन बाई कैल्शियम। तो इस गोले को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम। हमने अभी आपसे बात किया था कि मैट्रिक्स में कैल्शियम पाया जाता है, तो वो जो कैल्शियम है वो न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। किसी प्रकार की कोई न्यूक्लियोलस के ऊपर, और न्यूक्लियोलस के ऊपर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये जो होता है विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। किस करता है? आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो जो न्यूक्लियस है, अभी आपने देखा कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, शॉर्ट में समझ लीजिए एक बार फिर से। न्यूक्लियस में आपने देखा सबसे आउटर मोस्ट जो होगा उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसको न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप, इनवेलप होता है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। इसके अलावा इसके अंदर मैट्रिक्स होगा, न्यूक्लियस मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसके अलावा हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये 4 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो जो न्यूक्लियर इनवेलप होगी इसमें क्या क्या आएगा? तो हमने बताया था आप लोग को, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और चौथा है हमारा जो दोनों न्यूक्लियर स्पेस के बीच में हमारा होगा न्यूक्लियर पोर। इन सब को मिला के न्यूक्लियर इनवेलप बोला जाता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। आउटर मेम्ब्रेन है जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीजें होती हैं। जेनेटिक मटेरियल में इसमें क्या पाया जाएगा? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या होता है? इसमें क्रोमेटिन फाइबर होता है, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क है न्यूक्लियोप्रोटीन का, ठीक है। बेसिक डाई से इसको स्टेन किया जाता है। फ्लेमिंग साहब ने इसकी डिस्कवरी किया था। सारी चीजें आप जान चुके हैं। और मैट्रिक्स में इसका क्या होगा? एंजाइम्स भरे होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और जो है राइबोसोम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और जो न्यूक्लियोलस है इसको लिटिल न्यूक्लियस भी बोला जाता है, इट इज आल्सो नोन लिटिल न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोला जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम को बनाता है।
इसको राइबोसोम फैक्ट्री या लिटिल न्यूक्लियस भी बोलते हैं। आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, आरआरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है हमारा न्यूक्लियोलस सॉरी। और न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर जो है कैल्शियम मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर मेंटेन बाय द कैल्शियम। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, विदाउट मेम्ब्रेन होता है ये, विदाउट मेम्ब्रेन हमारा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस।